डॉक्टर सुरेश कुमारी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के राजनीति विज्ञान का दूसरा अध्याय करने वाले हैं और पाठ का नाम है संघवाद। अब देखिए, संघवाद होता क्या है। सबसे पहले हम संघवाद को समझते हैं। भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में लिखा है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। तो संघवाद का मतलब क्या है कि जहाँ पे सत्ता सरकार एक व्यक्ति के या फिर सरकार एक लेवल पर स्थापित न होकर सरकार की शक्तियों का क्या कर दिया जाता है, वितरण कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। तो संघवाद बनने के पीछे दो आधार होते हैं। एक संघवाद बनता है तो जिसमें क्या होता है कि नज़दीक आना किसी समय के, और दूसरा होता है पृथकीकरण होगा, एकीकरण और पृथकीकरण होता है। एकीकरण का उदाहरण हम अमेरिका को ले सकते हैं। अमेरिका में क्या था, ब्रिटिश राज के बाद में 13 छोटी छोटी कॉलोनियां थी। उन्होंने अपने आप में विश्वास नहीं था, उनको ऐसा लगता था कि अलग अलग रहेंगे तो दोबारा से उन पर फिर से अधिकार किया जा सकता है। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करके वो एक साथ जुड़ गए। आज यूएसए एक बड़ा संघ है, तो वो भी अपने आप में एक संघीय व्यवस्था का एकीकरण का उदाहरण है। दूसरी तरफ भारत है, तो भारत क्या है, पृथकीकरण। पृथकीकरण का मतलब अलग अलग होकर शक्तियों को क्या कर रहा है, संचालित कर रहा है। ये भी संघवाद का दूसरा उदाहरण है। इसी तरह हम देखते हैं कि संघ जो शब्द है वो क्या है। संघ को देखिए अंग्रेजी में फेडरेशन कहा जाता है, फेडरल भी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के फोडिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि, एग्रीमेंट। यानी कि जब भी कुछ शक्तियां आपस में मिलती है या एक साथ रहकर अलग अलग काम करती है, तो उन शक्तियों का एक एग्रीमेंट किया जाता है, एक समझौता किया जाता है, और उस समझौते के तहत क्या करती है, वो काम करती है। तो देखिए, संघीय व्यवस्था होती है वहाँ पर, जैसे हम भारत के उदाहरण लेके करते हैं कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों की अपनी सरकारें होती है, केंद्र सरकार की अपनी सरकार होती है। 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य विधानमंडल कायम है। तो वो क्या है कि जहाँ पे संघीय व्यवस्था होती है वहाँ पर एक संविधान का लिखित होना जरूरी होता है। तो भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। और संघीय व्यवस्था में एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार और एक स्थानीय सरकार है। तो देखिए, केंद्र की सरकार है वो और राज्य की सरकारें हैं वो क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, ये कोई केंद्र सरकार तय नहीं करती। ये संविधान तय करता है कि दोनों के अधिकार क्या क्या है, और दोनों सरकारें एक दूसरे के अधिकारों में क्या नहीं करती है, इंटरफेयर नहीं करती है। 1992 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसमें स्थानीय जो सरकारें हैं उनको पूरे देश में एक जैसा बना दिया गया। उनकी विशेषताएं रखी गई कि इनका समय पर चुनाव होगा, इनके लिए राज्यों में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की जाएंगी, वित्तीय इनको सहायता दी जाएंगी, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाएगा, एससी और एसटी के लिए आरक्षण होगा। ये 1992 का जो पंचायती राज अधिनियम बना उसकी विशेषता थी। और उसके बाद 1992 के बाद भारत में पहले संघ था जो 2 स्तर की सरकारें थी, केंद्र और राज्य। और 1992 के बाद भारत में संघीय व्यवस्था और ज़्यादा सत्ता का हस्तांतरण हो गया। तो अब संघीय व्यवस्था होगी हमारी त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था क्या हो गई है, शामिल हो गई है। इसी में देखिए एक है कि गठबंधन की सरकारें। गठबंधन की सरकारें क्या होती है, जब किसी राष्ट्रीय स्तर के दल को एक स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर क्या करता है, सरकार बनाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहती है। एक से अधिक दलों की सरकार भी एक शब्द में कह सकते हैं। अब भारत राज्यों का संघ है, इसीलिए भारत में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग
की जो रिपोर्ट थी उसको माना गया था। और उसके बाद कई राज्यों का क्या हुआ, जन्म हुआ। और भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भारत में कितने राज्य थे, 14 राज्य थे। और वर्तमान समय में कितने, 28 राज्य हैं। तो भारत में जो सत्ता है उसका पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है। इसी में पूछा गया चैप्टर के आपके बॉक्स में है कि केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। वो छोटी जगह जो अपने आप में एक राज्य नहीं बन सकते और उन पर केंद्र का अधिकार होता है, उनको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो जल्दी से मैं आपको रिपीट, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आप भारत के मानचित्र से ऊपर से चलिए। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़, फिर आप गुजरात की तरफ आइए, दादर नगर हवेली और दमन दीव, फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी। कुल मिलाकर ये 9 केंद्र शासित प्रदेश है। और इनमें अलग अलग, कहीं पर उपराज्यपाल होता है, कहीं पर गवर्नर होता है। 2 राज्यों में, पांडिचेरी और दिल्ली में क्या होता है, चुनाव होता है, वहां पे क्या है, मुख्यमंत्री होता है। तो ये भी सत्ता का एक क्या है, संघवाद है जो है, तो उसका विकेंद्रीकरण ही है। दूसरी तरफ ईस्ट में जो हमारे प्रांत है, 7 छोटे छोटे प्रांत है, वहां पर भी क्या है, उनकी अलग अलग क्या है, सरकारें होती है। छोटे छोटे प्रांत है जिसको भारत की 7 बहनें कहा जाता है, वो छोटे छोटे क्या है, प्रांत है। और सबके से अंतिम रूप से जो राज्य बना वो तेलंगाना क्या है, राज्य बना था। तो संघात्मक व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो हम ये है कि संघात्मक व्यवस्था की विशेषता केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और स्थानीय सरकारें होती है। और ये सारी 1992 के तहत त्रिस्तरीय सरकार में क्या कर दिया गया था, स्थापित कर दिया गया। अब देखिए, जहां पर संघात्मक सरकार होगी वहां पर संविधान का लिखित होना जरूरी है, संविधान का मजबूत होना जरूरी है। दोनों ही शक्तियों के लिए 2 सदनीय विधानमंडल का होना जरूरी है। जैसे भारत में की जो संसद है, एक लोकसभा है जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, एक राज्यसभा है जो राज्यों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी बात, भारत की जो संविधान की 8वीं अनुसूची है वो भी संघवाद को क्या करती है, मजबूत करती है, क्योंकि उसमें 22 भाषाओं को लिस्टेड किया गया है, अनुसूचित किया गया है। उसमें हिंदी भाषा भी है, क्योंकि हिंदी भाषा को हमने राजभाषा घोषित किया हुआ है, राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया हुआ है, क्योंकि हिंदी के बोलने वाले लोगों की संख्या भारत में सिर्फ 40% है। ये जो 22 भाषाएं हैं, इसमें प्रत्येक राज्य की सरकारें अपनी भाषा में अपने राज्य का काम काज करती है। जब भी कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, इन भाषाओं में भी उनका पेपर क्या होता है, अंकित होता है। और वर्तमान समय में दुनिया के कितने देशों में संघात्मक व्यवस्था है, ये 1 नंबर का प्रश्न 10वीं क्लास में पूछा जा सकता है। तो 25 देशों में संघात्मक व्यवस्था है, जिसमें पुराना है यूएसए है, भारत है, ब्राजील है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह और भी बहुत सारे देश है। उनमें कुल मिलाकर 25 देशों में। हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका है, नेपाल है, जहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है, वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। और एक बॉक्स में दे रखा है, तेलंगाना राज्य का बना था, ये 2014 में बना था। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था। आंध्र प्रदेश भी जो वर्तमान में राज्य है आंध्र प्रदेश नाम से, वो भी पहले कभी आंध्र के नाम से एक राज्य हुआ करता था, और उससे भी टूटकर फिर कई राज्य क्या हुए थे, अस्तित्व में आए थे। तो इसी तरह भारत के अंदर वर्तमान समय में 28 राज्यों की सरकारें हैं। तो कितनी विधानमंडल है, 28 विधानमंडल है। और केंद्र शासित प्रदेश है तो उनमें 2 के अंदर क्या है, विधानमंडल है। तो इस तरह हमारा जो भारत का संविधान है, जो एक लिखित संविधान है, बहुत विस्तृत रूप से लिखा गया है कि केंद्र सरकार किन शक्तियों का प्रयोग करेगी, राज्य सरकार किन शक्तियों का प्रयोग करेगी। संघ सूची के विषय हैं, उन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची के विषय, उन पर राज्य की विधानमंडल कानून बनाएगी। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएगी और अवशिष्ट सूची पर केंद्र कानून बनाएगी। ये सारा स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा गया है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में ये लिखना बहुत ज़्यादा क्या है, अनिवार्य होता है, ताकि एक दूसरी सरकारें किसी और सरकार की शक्तियों का हनन ना करें। तो भारतीय संविधान में ये बातें स्पष्ट रूप से अंकित है। और जहाँ पर संघीय व्यवस्था होती है वहाँ पर नागरिकों को दोहरी नागरिकता भी मिलती है। एक वहाँ राज्य की नागरिकता होती है, एक संघ की नागरिकता होती है। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है। भारत में इकहरी नागरिकता है और वो नागरिकता भारतीय नागरिकता है। दूसरी तरफ संघवादी व्यवस्था को देखते हुए हम जब यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पे जो प्रांतों की सरकारें हैं वो ज़्यादा पावरफुल है, और केंद्र सरकार है
उसके पास शक्तियाँ कम है। तो वहाँ पे नागरिकों को पहले वहाँ के प्रांत की नागरिकता मिलती है, फिर वहाँ पर केंद्र की नागरिकता मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही नागरिकता का क्या है, प्रावधान है। तो जो भी संघीय व्यवस्था होती है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर एक से अधिक सरकारें होती है, और वो दो तरह से एक ही प्लेटफॉर्म पर आती है। या तो वो अपनी सुरक्षा के लिए एक चुम्बक की तरह चल के बड़ी शक्ति के पास आके इकट्ठी हो जाती है एक समझौते के तहत, क्योंकि उनका एक ही जैसा उद्देश्य होता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि जब किसी प्रशासन को चलाना बड़ी मुश्किल हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, शक्तियों को अलग अलग हिस्सों में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो इस तरह भारत है एक सफल संघात्मक व्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। तो इस चैप्टर में आज इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।